Hello everyone and welcome to the official channel of CLAT PG by Law Prep Tutorial. My name is Karan, I am your legal mentor. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ का थर्ड इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर क्लैट पीजी 2026। इस सेशन के बाद आपको इस जजमेंट को रीड करने के लिए सिर्फ इस पीपीटी को आप रेफर कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे लीगल बाय KST। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एक लव कन्फेशन देना, आई लव यू बोलना एक क्रिमिनल ऑफेंस है? एंड अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो क्या ये सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पॉक्सो एक्ट के अंडर इंसान लायबल होगा या नहीं होगा? सो इस केस का टाइटल है रविन नरेटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस के हम फैक्ट्स को जानेंगे एंड फैक्ट्स के बाद हम इश्यूज को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आया है इस केस में। देख सकते हैं इस पीपीटी में कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। इस केस के फैक्ट्स थे कि जो यहाँ पे जो माइनर गर्ल थी जो कि 17 इयर्स ओल्ड थी, वो अपने स्कूल से अपनी कजन के साथ घर आ रही थी। घर आते टाइम क्या होता है, नॉर्मली एक लड़का आया वहां पे साइड में से, 25 इयर्स एज का था, अपनी मोटरसाइकिल पे अपने दोस्त के साथ। वहां पे आके अपनी गाड़ी रोकता है, उस लड़की को हाथ पकड़ के उसे प्रपोज करता है, कहता है आई लव यू। अब इसी इंसिडेंट के बाद जब लड़की अपने घर आती है और ये घर आने के बाद पूरा इंसिडेंट अपने फादर को बताती है, तो उसके फादर ने फिर उसके ऊपर एक FIR फाइल करी। FIR फाइल होती है कौन कौन से सेक्शंस के अंडर, देख सकते हैं। फर्स्टली सेक्शन 354A ऑफ IPC, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये हमारे 2024 से पहले का है। उससे पहले जो भी केसेस हुए हैं उनमें सब में IPC ही यूज होता था। सेक्शन 354 क्लॉज A क्या कहता है, सेक्सुअल हरासमेंट इन्वॉल्विंग फिजिकल कॉन्टेक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट। फोकस करना सेक्सुअल इंटेंट पे ही ये पूरा केस डिस्कस हुआ है कि सेक्सुअल इंटेंट था या नहीं था। सेकेंडली सेक्शन 354 क्लॉज D दैट इज रिलेटेड टू द स्टॉकिंग एंड थर्ड सेक्शन जिसके अंडर FIR रजिस्टर हुई थी वो थी सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट विच सही सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ माइनर गर्ल। ये पूरे फैक्ट्स थे इस केस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं लीगल इश्यूज जो इस केस में डिस्कस किए गए हैं इंपॉर्टेंटली जब ये केस जाता है हाई कोर्ट में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पहला लीगल इशू जो डिस्कस किया गया है वो एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन वर्सेस सेक्सुअल हरासमेंट। क्या सिर्फ और सिर्फ आई लव यू कह देने से सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पर्सन लायबल होगा अंडर सेक्शन 354A ऑफ IPC? सेकंड इशू माइनर इन्वॉल्वमेंट, कि अगर कोई माइनर चिल्ड्रन इन्वॉल्व है तो क्या ये इंसिडेंट सेक्सुअल असॉल्ट के लिए भी लायबल होगा अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट। ठीक है। थर्ड इशू सिंगल इंसिडेंट एंड स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का सेक्शन 354 क्लॉज D कहता है कि रिपीटेडली फॉलो अप होना चाहिए। क्या एक सिंगल इंसिडेंट को भी हम इस सेक्शन के अंडर लायबल डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे? फोर्थली एविडेंशियरी स्टैंडर्ड फॉर सेक्सुअल इंटेंट। लास्टली कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड एविडेंशियरी स्टैंडर्ड टू प्रूव सेक्सुअल इंटेंट। सेक्सुअल इंटेंट प्रूव करने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस होंगे वो क्या रिक्वायर होंगे, केस टू केस बेसिस पे, या फिर एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाएगा कि इतना एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए सेक्सुअल इंटेंट को प्रूव करने के लिए। चलिए ये थे हमारे 4 लीगल इश्यूज इस केस के समझने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिस पे ये पूरा केस डिपेंड करेगा। सबसे पहले देखते हैं ट्रायल कोर्ट का कन्विक्शन होता है। अब ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में क्या होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो FIR के बेसिस पे एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो अवेलेबल थे, अरेस्ट मेमो, FIR, स्पॉट पंचनामा एंड बर्थ सर्टिफिकेट, इनके बेसिस पे एक FIR रजिस्टर करी, केस इनिशिएट हुआ, लीगल प्रोसीडिंग्स चली एंड प्रोसिक्यूशन ने प्रूफ कर दिया। एंड यहाँ पे ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आता है बाय एडिशनल सेशन जज ऑफ नागपुर बेंच इन नागपुर वहां से ये प्रूफ हो जाता है कि पर्सन लायबल है और उसे सेंटेंस कर दिया गया 3 इयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ 5000। सॉरी यहाँ पे 85,000 लगा है बट एक्चुअली PPT बनाते टाइम उसे मिस्टेक हुई, तो फाइन लगा था 5000 का एंड 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होता है, दैट इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट। टोटल 5 टाइप्स की पनिशमेंट होती है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। अब इसी कन्विक्शन को देखते हुए जो अक्यूज था इस केस में उसने अपील फाइल करी हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट क्या जजमेंट आता है हम वो समझते हैं। तो ट्रायल कोर्ट ने तो यहाँ पे पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया था एंड पनिश कर दिया था ऑफेंसेस के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। हाई कोर्ट का एनालिसिस। हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस किया कि हाई कोर्ट ने फोकस किया यहाँ पे जो हाई कोर्ट की जज थी उर्मिला जी, जस्टिस उर्मिला, सेक्शन 354A ऑफ IPC क्रिमिनलाइज करता है अनवेलकम फिजिकल कांटेक्ट को।
अनवेलकम फिजिकल कॉन्टेक्ट को एंड एडवांसेस विद एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्यूज। हाई कोर्ट ने फोकस किया इस चीज पे दैट नॉट एवरी फिजिकल कांटेक्ट, कि हर फिजिकल कांटेक्ट और वर्बल एक्सप्रेशन सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा एंड सेक्सुअल हरासमेंट होने के लिए स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होता है, दैट इज सेक्सुअल इंटेंट, जो कि यहाँ पे मिसिंग था। तो कोर्ट ने कहा इस केस में फर्स्टली एक सिंगल और आइसोलेटेड इंसिडेंट, द एक्ट वॉज अ वन टाइम इंसिडेंट, कि एक बार पर्सन गया, उसने हाथ पकड़ा और आई लव यू बोल दिया। क्या ये सिंगल टाइम इंसिडेंट से हम प्रूव कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर और सब्सिक्वेंट रिलेटेड इंसिडेंट्स टू द क्राइम? नहीं, ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था जिसके बेसिस पे लायबल डिक्लेयर किया गया था। एक सिंगल और आइसोलेटेड इंसिडेंट था जिसपे हाईकोर्ट ने फोकस किया। सेकेंडली, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल फेवर्स। जब सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पर्सन को लायबल डिक्लेयर किया गया है तो सेक्सुअल हरासमेंट होना चाहिए, कि सेक्सुअल फेवर्स होने चाहिए, बट इस केस में देयर वाज नो डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर एनी सेक्सुअल फेवर्स अकम्पनाइंग द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट या डिमांड नहीं थी सेक्सुअल फेवर्स के लिए, तो फिर सेक्सुअल हरासमेंट कैसे हुआ? थर्डली, नो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। सेक्सुअल हरासमेंट का थर्ड एक इंग्रेडिएंट रहता है कि वहां पे कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स होने चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ आई लव यू बोला गया, उसके अलावा कोई भी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स नहीं दिए गए थे, तो फिर ये भी अवेलेबल नहीं था, प्रेजेंट नहीं था इंग्रेडिएंट यहाँ पे। लास्टली, लैक ऑफ फॉलो अप कॉन्डक्ट। अब स्टॉकिंग का भी यहाँ पे केस बना था, अब उसके लिए रिपीटेड बिहेवियर होना चाहिए, बट देयर वाज नो सब्सिक्वेंट बिहेवियर इंडिकेटिंग सेक्सुअल परसिट और कंटिन्यूड हरासमेंट। तो सेक्सुअल हरासमेंट होने के लिए जो चारों इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे। तो हाईकोर्ट ने इन बेसिस पे कंक्लूड किया दैट जस्ट सेइंग आई लव यू even with hand holding does not automatically imply sexual intent without corroborating circumstances। तो फिर सेक्शन 354A जो कि लायबल करता है फॉर सेक्सुअल हरासमेंट के लिए यहाँ पे क्लियर कर दिया पर्सन को, अक्यूज्ड को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्सुअल इंटेंट अंडर पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट में चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट होता है सेक्शन 7 के अंडर जो रिलेटेड है सेक्सुअल इंटेंट से, कि पर्सन का सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए विदाउट पेनिट्रेशन। सो अब इस केस में क्या हुआ है, द कोर्ट स्टेटेड दैट द वर्ड्स आई लव यू alone would not amount to sexual intent as contemplated by the legislature, and there must be something more to indicate that the actual intention was to introduce a sexual element into the situation. There was nothing in the situation which we can say that there is sexual intent in the present case. Okay, is that clear? आगे बढ़ते हैं। द पॉक्सो एक्ट डिफाइन सेक्सुअल असॉल्ट। अब जो सेक्शन 8 के अंडर एफआईआर में पर्सन को लायबल डिक्लेयर किया और ट्रायल कोर्ट ने भी लायबल डिक्लेयर कर दिया था, तो वो क्या था, सेक्शन 8। सेक्शन 7 सेक्सुअल इंटेंट से रिलेटेड है, सेक्शन 8 सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। द कोर्ट अंडरस्टूड दैट सेक्सुअल इंटेंट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रिक्वायरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ कंटेक्चुअल फैक्टर्स इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। इन बेसिस पे कि पर्सन के रिलेटेड फैक्टर्स क्या थे, कंटेक्स्ट किस सिचुएशन में बोला गया है, इंसान की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, उसकी टोन कैसी थी, बिहेवियर पैटर्न कैसा था, इन सब बेसिस पे हम बता सकते हैं कि पर्सन का सेक्सुअल इंटेंट था या नहीं था। अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला, देयर वॉज नो टचिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स और सेंसिटिव एरिया। उसने सिर्फ हाथ पकड़ा था और हाथ प्राइवेट पार्ट्स में नहीं आते हैं, फिर सेंसिटिव एरियाज में। सो देयर वॉज नो टचिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स और अदर सेंसिटिव एरियाज। सेकेंडली, नो इनअप्रोप्रिएट और इनडिसेंट गेस्चर्स वर ऑब्जर्व्ड, कि कोई भी इनअप्रोप्रिएट या फिर इनडिसेंट गेस्चर वहां पे नहीं प्रेजेंट था। थर्डली, the conduct was isolated incident lacking any pattern of repetition or persistence. So finally the high court determined that no offense under section 8 of POCSO act was established in the case. ठीक है, ये हमारे सेकंड ऑफेंस के लिए यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं था। नाउ फेलियर टू प्रूव स्टॉकिंग अंडर सेक्शन 354 क्लॉज डी। अब एक बार आप इसे सेक्शन 354 क्लॉज डी की डेफिनेशन रीड करिए। सेक्शन क्या कह रहा है, रिपीटेडली फॉलोइंग अ वुमन और के बाद सेकेंडली अटेम्प्टिंग टू कॉन्टेक्ट हर टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशंस ऑफ डिसइंटरेस्ट,
कि इंसान रिपीटेडली फॉलो कर रहा है वुमन को, या फिर उसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, इवन दो गर्ल के मना करने के बाद भी, despite clear indications of disinterest. So in this case the High Court said that the prosecution failed to provide evidence of such behavior, कि जो prosecution था ट्रायल कोर्ट में वो ये प्रूफ नहीं कर पाया और ये एविडेंसेस नहीं इसके शो हो पाए कि ऐसा कुछ भी प्रेजेंट था हमारे प्रेजेंट केस में. एंड द हाई कोर्ट सेड the accused had only a single interaction with the victim, lacking any pattern of repeated engagement. कि जो वर्ड है सेक्शन 354 क्लॉज डी में, दैट इज रिपीटेडली. क्या सिंगल इंसिडेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं रिपीटेड के अंडर? नहीं, वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज अ सिंगल इंसिडेंट अलोन, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिपीटेड इंसिडेंट. Secondly, the High Court said that there was no evidence of prior or subsequent attempts, कि कोई भी prior attempt नहीं हुआ था लड़के के द्वारा, अपीलेंट के द्वारा towards the victim, and कोई भी subsequent attempts भी proof नहीं कर पाया है यहाँ पे prosecution by the accused to contact or follow the complainant, such as repeated calls, messages, physical presence. कि पर्सनल इंटरेक्शन की जो सामने आके इंसान प्रूफ कर दे, उसे प्रूफ करना मुश्किल होता है अगर कोई विटनेस अवेलेबल ना हो, बट रिपीटेड कंडक्ट को हम प्रूफ कर सकते हैं इंसान के रिपीटेड कॉल से, कॉल लॉग से प्रूफ हो सकता है, मैसेजेस से हो सकता है, या फिर फिजिकल प्रेजेंस किसी थर्ड पर्सन के सामने कोई विटनेस हो प्रूफ करने के लिए, बट ऐसा कुछ भी एविडेंस प्रेजेंट नहीं था. सो बेस्ड ऑन द लैक ऑफ परसिस्टेंट कंडक्ट, द स्टॉकिंग चार्ज वाज आल्सो लीगली अनसब्सटेंशिएटेड, कि जो स्टॉकिंग का चार्ज लगाया गया था अंडर सेक्शन 354 क्लॉज डी ऑफ आईपीसी, दैट वाज आल्सो लीगली अनसब्सटेंशिएटेड. चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम. लीगल इंटरप्रिटेशन एंड डिक्शनरी डेफिनेशन एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल इंटेंट. अब सेक्सुअल वेबस्टर डिक्शनरी को हम रेफर करते हैं फॉर लीगल वर्ड्स. आप सबने पढ़ा ही होगा. अब सेक्सुअल का मीनिंग क्या निकलता है? डिक्शनरी की मीनिंग देखिए, रिलेटेड टू और इन्वॉल्विंग सेक्स और सेक्सुअल अट्रैक्शन, दैट इज रिलेटेड टू इन्वॉल्विंग सेक्स और सेक्सुअल अट्रैक्शन, जो कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. इट इज जस्ट कन्फेशन ऑफ हिज लव टुवर्ड्स द गर्ल. इंटेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पर्पस और डिजाइन, पर्टिकुलरली टू कमिट एन एक्ट, कि यहाँ पे उसका पर्पस भी सेक्सुअली हरास करने का नहीं था और इंटेंट भी नहीं था, और एक्ट से भी हम डराइव नहीं कर सकते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट यहाँ पे हो सकता है. अब ये काफी इंपॉर्टेंट केस है जिसे एज अ प्रेसिडेंट माना गया है. Sexual intent must reflect the purpose of sexual gratification or offensive desire, not merely affection or admiration. So ये जो present case था रविंद्र नरेटे का वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, ये अफेक्शन का केस था, सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं था. ये इनएप्ट बिहेवियर हो सकता है सोसाइटी में, नॉट एक्सेप्टेबल, but it cannot be criminalized. Just saying, confessing your love to a girl, it does not make you criminally liable. That is the purpose of court. The court emphasized that romantic feelings, even if expressed inappropriately, कि जो भी आपकी रोमांटिक फीलिंग्स है उन्हें आपने इनअप्रोप्रिएटली अगर एक्सप्रेस भी कर दिया है, they are not synonymous with the sexual aggression or sexual assault or sexual harassment. उसके अलावा the law cannot conflate the two without undermining the objective of protecting genuine victims of sexual misconduct. So this distinction is crucial for maintaining legal clarity and preventing the over criminalization of non-sexual expression. ये जो expression था, जो incident था, ये non-sexual था, inappropriate हो सकता है सोसाइटी में, but it cannot make you a criminally liable for stalking, sexual assault and sexual harassment. चलिए लीगल इंटरप्रिटेशन में जान लिया है. फाइनल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आता है? एक्विटल क्या होता है? एक्विटल होता है एंड रिलीज हो जाता है. तो जो अपील फाइल करी थी यहाँ पे हमारे अपीलेंट ने, रविंद्र नरेटे ने, उसकी अपील को अलाउ कर दिया गया है. सेकेंडली, द कन्विक्शन एंड सेंटेंस इम्पोज्ड बाय द ट्रायल कोर्ट वर आल्सो क्वेश्ड, कि ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन किया था 3 years इम्प्रिजनमेंट विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ 5,000, उसे भी कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है. थर्डली, जो अपीलेंट है रविंद्र नरेटे, उसे अक्विट कर दिया है सारे चार्जेस के अगेंस्ट एंड ही वाज ऑर्डर्ड टू इमीडिएटली रिलीज फ्रॉम कस्टडी. And finally, the court explicitly declared that no offense under section 354A, 354 clause D and section 8 of POCSO Act was made out in the present case. So जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसमें जो भी पनिशमेंट दी गई फॉर द चार्जेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट,
स्टॉकिंग एंड सेक्सुअल असॉल्ट टुवर्ड्स अ माइनर गर्ल अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट कि ये सारे चार्जेस को क्वैश कर दिया गया एंड अपीलेंट की अपील को अलाउ कर दिया गया है। जो भी चार्जेस थे उन्हें क्वैश कर दिया गया। बट द क्वेश्चन इज हियर, हमने पूरे केस को समझ लिया, जजमेंट आ गया। नाउ द पॉइंट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लैट पीजी और वो स्टडिंग लॉ दैट देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू रेक्टिफाई द एरर्स दैट देयर इज दैट द अपील प्रोसेस। ये केस था 2015 का। 2017 में जजमेंट आता है ट्रायल कोर्ट का एंड इसे हाई कोर्ट में गया। ये केस हाई कोर्ट में जाने के बाद 30 जून 2025 ऑलमोस्ट 8 साल के बाद आज जजमेंट आ रहा है इस केस का। जो हमारी प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्या ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस बन जाती है एक टाइम के बाद कि जो अपीलेंट है, अपीलेंट को फाइनली तो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, एक्विट कर दिया है सारे चार्जेस के अगेंस्ट, बट जो प्रोसेस में जो इंसान परेशान हुआ, जो मेंटल अगनी रही, जो इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ और जो भी सारी सिचुएशंस जो हम समझ सकते हैं जो उस पर्सन के ऊपर बीती हुई होगी सिचुएशन में, क्या उसको रिमूव किया जा सकता है इस प्रोसेस से? क्या कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि जो ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया वो किस बेसिस पे दिया था कि आज हाई कोर्ट ने उसे पूरा रिवर्स कर दिया है? सो देयर हैज टू बी मैकेनिज्म और सम चेंजेस कि जिससे ट्रायल कोर्ट के जो जज थे, एडिशनल सेशन जज, हमारे रेस्पेक्टेड जुडिशरी के मेंबर्स, कि यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे रेक्टिफिकेशन हो सके कि कभी कभी प्रोसेस ऑफ लॉ ही अब्यूज ऑफ प्रोसेस बन जाती है विक्टिम्स के लिए भी एंड अपीलेंट्स के लिए भी, अक्यूज के लिए भी। जो भी पार्टीज हैं जो एक केस में इन्वॉल्व होती हैं, जो लेंदी प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है एक पर्सन के लिए। सो इसके ऊपर सोचिए कि क्या प्रोसेस डिराइव की जा सकती है। कंक्लूजन में हम देखते हैं इस जजमेंट से क्या कंक्लूजन निकल के आता है। इस जजमेंट से कंक्लूजन निकल के आता है जो हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में मेंस रिया, एक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एसेंशियल पार्ट है इंटेंट। इंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी क्रिमिनल केस कि जो इंटेंट है जिसके बेसिस पे हम लायबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी सेंट्रलिटी क्या है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। एंड अ मियर कन्फेशन ऑफ लॉ डज नॉट एस्टेब्लिश द रिक्विजिट इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी और कॉज सेक्सुअल हार्म, सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल हरासमेंट। सेकेंडली, इट प्रिवेंट्स ओवर क्रिमिनलाइजेशन। जो जजमेंट आया है इससे ये क्लैरिटी आती है कि एक सोसाइटी में आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा अवेलेबल है कि लव अफेक्शन प्रपोज करना काफ़ी कॉमन हो गई है इस जनरेशन के बाद से। क्या ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर तो है जो हम सब मानते हैं, बट क्या ये क्रिमिनल एक्ट है? नहीं, क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तो ओवर क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए चीज़ों को। Thirdly, it clarifies the scope of POCSO Act. POCSO Act आया ही इसलिए था कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट क्या हाथ पकड़ना एक सेक्सुअल ऑफेंस है? नहीं, इसमें सेक्सुअल इंटेंट ही मिसिंग था तो सेक्सुअल ऑफेंस नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो नॉन सेक्सुअल एक्ट है इन्हें क्रिमिनलाइज ना किया जाए एंड इमैच्योर इंटरेक्शन पर्टिकुलरली अमंग यूथ द लॉ मस्ट बी अप्लाइड सेंसिटिवली बट प्रोपोर्शनेटली, कि लॉ हमेशा सेंसिटिवली अप्लाई किया जाए, प्रोपोर्शनेटली अप्लाई किया जाए एंड ये मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया जाए, रिड्यूस किया जाए टाइम के साथ में। अगर आपको सेशन में मजा आया है, डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल क्लैट पीजी चैनल। थैंक यू।